अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने उसी प्रोग्राम के साथ जो आपका नहायत फेवरेट है, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। और इसमें हम बात करते हैं रिश्तों के हवाले से और आपको सिखाते हैं ऐसा मौसर कम्युनिकेशन जिसके थ्रू आप अपने तमाम तर रिश्तों को ना सिर्फ इमेंड कर सकते हैं बल्कि उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल होते हैं सर जाफ़र अली, जो कि NLP एक्सपर्ट भी हैं। इसके अलावा विलिंग वेज में अपने मरीज़ों के साथ बहुत ही शानदार काम करते हैं। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से आप? अच्छा, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने नाजरीन को तारुफ़ दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे सवालात करूँगी। सो नाजरीन, आज हम चाहते हैं कि हम बात करें ऐसे इमोशंस के ऊपर, ऐसी जज्बाती कैफियत के ऊपर बातचीत करें जिसका ताल्लुक़ हमारी जिस्मानी सेहत के साथ है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे जज्बात हैं, बहुत सारी ऐसी थॉट्स हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी जिस्मानी सेहत से डायरेक्ट है। और इस चीज़ को हम रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस के साथ जाफ़र साहब से पूछते हैं। तो सर, क्या ऐसा ताल्लुक़ है जो आप हमें बताना चाहेंगे कि हमारी थॉट्स और हमारे इमोशंस का हमारी जिस्मानी सेहत के साथ है? अगर थोड़ा सा मैं पीछे साइकोलॉजी की हिस्ट्री से बात करूं तो ड्यूलिज्म का एक कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है जिसमें माइंड बॉडी आपस में कनेक्शन के हवाले से बात करते हैं कि माइंड का और बॉडी का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ये एक लंबी डिबेट है जो चलती आ रही है, लेकिन अभी मॉडर्न रिसर्चेस बहुत हद तक बहुत सारे ऐसे लिंक्स और ऐसे रिलेशन डिफाइन कर चुकी हैं जो कि आपस में इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि वो बॉडी और हमारे माइंड का बहुत गहरा आपस में रिलेशन है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। आप स्टिग्मेटाइजेशन का इफेक्ट कह लें या और कोई ऐसे इफेक्ट, लैक ऑफ नॉलेज का आप कह लें, लैक ऑफ नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है लोगों को। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि बड़े लंबे अरसे तक लोग जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं उन्हें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से अलग करके देखते हैं। अगर किसी को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अगर किसी को हार्ट डिजीज़ हो जाती है, लीवर प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोगों का रिएक्शन थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, वो और नज़रिए से देखते हैं। लेकिन जैसे ही अगर किसी को पता चलता है कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ है तो लोगों का नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर हम माइंड और बॉडी के कनेक्शन को देखें तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का एक पार्ट है, बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि जो हमारी सारी बॉडी का हेड ऑफिस है। जैसे हेड ऑफिस होता है, वहाँ से सारी कमांड्स आती हैं, सारी बॉडी वहाँ से ऑपरेट होती है, सारा सिस्टम ऑपरेट होता है। तो जितना हमारा सारा सिस्टम है ये हमारे ब्रेन से ऑपरेट होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जब हमारे हेड ऑफिस में, हमारे हेड में कोई प्रॉब्लम आती है, ये ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम उसे ऑन करने पे रजामंद नहीं होते, हम नहीं चाह रहे होते कि अब इसकी एक प्रॉब्लम है तो इसे हम ऑन करें। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे सारे लोग हाथी पे सवार होते हैं, लेकिन जब हाथी बीमार होता है तो लोग उस पर सवार नहीं हो, अब उसे अपने ऊपर सवार नहीं कर सकते, उसे इनकार कर देते हैं। सेम एज कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हमें नॉलेज चाहिए होता है तो हमें अपने ब्रेन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम इनकार कर देते हैं कि शायद इसे उठाना भी हाथी का बोझ उठाने के इक्वल है, हम इसे नहीं उठाएंगे, इसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं लेंगे। तो हम स्टिग्मा में, शेम में, ये ऐसे एलिमेंट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग और गहरा ताल्लुक है हमारी बॉडी का और हमारे ब्रेन का, हमारे माइंड का। जो भी थॉट्स आते हैं, हमारी सारी बॉडी जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ये सब कुछ हमारे ब्रेन से ऑपरेट हो रहा है। और हमारे ब्रेन में और माइंड में, अच्छा ब्रेन और माइंड थोड़े से डिफरेंट हैं टर्म्स के लिहाज से, और मैं इनमें फ़र्क वाज़ा कर देता हूँ। ब्रेन जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, वो ब्रेन कहलाता है। आप ऐसे कह लें कि जो भी हार्डवेयर है वो ब्रेन है, माइंड इसका सॉफ्टवेयर है, माइंड इसका सॉफ्टवेयर है। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इज ब्रेन और फंक्शन ऑफ ब्रेन इज माइंड। बिल्कुल, और आप ब्रेन को, आप इसकी जो एंटाइटीज़ हैं इनको आप छू सकते हैं या इनके ऊपर बाकायदा सर्जरी हो सकती है, लेकिन माइंड एक ऐसी चीज़ है जैसे कि कोई देख नहीं सकता। ये एक मेटाफिज़िक्स है का कॉन्सेप्ट है कि इसे ना कोई देख सकता है, ना इसे कोई छू सकता है। ये आपके दिलों का हाल है या आपकी नीयतें हैं जो कि अपने बारे में खुद जानती हैं। वेरी राइट, बिल्कुल। जो कहते हैं कि मेरा दिल मान रहा है और दिमाग नहीं मान रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लॉजिकल ब्रेन में, हमारे लॉजिकल ब्रेन में और हमारे इमोशनल ब्रेन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया है। कि अगर हम कॉस्ट बेनिफिट पे देखते हैं तो शायद कुछ और रिजल्ट निकलते हैं, लेकिन अगर जज्बात की रूह से देखते हैं तो कुछ और रिजल्ट निकलते हैं।
अब हमारे ब्रेन का हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट होता है। जैसे हम अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, जब हम देखते हैं कि बच्चे वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, तो फिर हम उनकी अच्छी खुराक की तरफ जाते हैं, उनके मेडिकल चेकअप की तरफ जाते हैं, हम उनकी खुराक का और बाकी ज़रूरतों का बड़ा ख्याल रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम कुछ और बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। जैसे अगर हम बच्चों को लाइफ में फ़ाइट करना सिखाते हैं, जैसे हम बच्चों को लाइफ में सर्वाइव करना सिखाते हैं, तो उनमें से सर्वाइवल स्किल्स में से साइकोलॉजिकल स्किल्स भी, बल्कि साइकोलॉजिकल स्किल्स ही सर्वाइवल स्किल्स की बेस हैं। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना, जैसे एंग्जाइटी मैनेजमेंट सिखाना, जैसे टाइम मैनेजमेंट सिखाना, इन्हें हम ऑब्जेक्टिव स्किल्स कहते हैं। मूड मैनेजमेंट सिखाना बच्चों को, वो सारी कम्युनिकेशन करना सिखाना बच्चों को, वो महारतें जो ज़िंदगी में आगे लेके जाती हैं, इन सब का ताल्लुक हमारे माइंड से होता है। ये साइकोलॉजिकल लेवल पे चल रही है, तो साइकोलॉजिकल लेवल के थ्रू ये हमारी बॉडी को ऑपरेट कर रही होती है। अगर हम बायोलॉजिकल या डिजीज़ पर्सपेक्टिव से बात करें तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनका डायरेक्ट लिंक हमारे माइंड से होता है। हमारा माइंड उनको ऑपरेट कर रहा होता है, और हमारा माइंड कभी फेक कभी रियल सिचुएशन में उनकी प्रेजेंटेशन हमें दे रहा होता है, और हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और हम उन्हें देख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे माइंड और बॉडी का बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक होता है। कि जैसे एक सिंपल सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब हमें कोई रिजेक्ट करता है, मतलब हमारी बात नहीं मान रहा होता, कोई हमें रिजेक्ट कर देता है, तो हमें बहुत पेन फील होता है, हमें बड़ा दर्द महसूस होता है। रिसर्चेस कहती हैं कि अगर कोई किसी को फिजिकल हिट करता है, कोई जाके किसी को कोई थप्पड़ मार देता है या पंच कर देता है, और अगर कोई किसी को रिजेक्ट करता है, तो हमारे ब्रेन के सेम पेन एरियाज एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्शन फील करवाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने फिजिकल टॉर्चर किया उन्हें, और वो आपको ऐसे ही याद रखेंगे जैसे किसी ने फिजिकल टॉर्चर, जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया। हमारा ब्रेन रियलिटीज में और फैंटेसी में भी फर्क नहीं कर सकता, और हमारा ब्रेन हमेशा मेमोरीज को इमेज की शक्ल में स्टोर करता है। जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, जाते रास्ते में अचानक से हम देखते हैं कि कोई सामने सांप आ गया, तो हम डर जाते हैं, फौरन से डर जाते हैं, या कोई और हमें कोई कहता है कि कोई एक ऐसी चीज़ आ गई, ख़तरनाक सी चीज़ आ गई, फौरन से डर जाते हैं। तो हमारा माइंड फौरन से एक इमेज बनाता है और हमारी बॉडी को एक मैसेज दे देता है कि इस हंगामी सूरत हाल में आप ये कुछ करें। उसके बाद हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो एक रस्सी है, नहीं दोस्तों मजाक कर रहा था, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। तो इससे पहले ही हमारा माइंड वो सारी कमांड्स कर चुका है। मतलब ये कि हमारा माइंड रियलिटी में और फैंटेसी में फ़र्क नहीं करता, जो कुछ हम उसे कमांड दे देते हैं हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। तो हमारी बॉडी का हमारे माइंड से बहुत गहरा रिलेशन है, और किसी भी सूरत किसी भी फंक्शन में वो अपने माइंड से इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो अपने माइंड के और थॉट्स के अकॉर्डिंग चलती है। सो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी का पार्ट है। अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ, मतलब कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या कोई बायोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, तो ये डिसऑर्डर दोनों सेम है, बल्कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ज़्यादा इंपॉर्टेंस की अहमियत इस तरह से हामिल है कि उन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और उन्हें बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को ऑपरेट करना होता है। जैसे ब्रेन के बहुत सारे ऐसे एरियाज, अगर उनमें प्रॉब्लम आ जाए तो डिफरेंट किस्म के डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें कुछ डिसऑर्डर्स का अभी हम जिक्र करेंगे आगे भी जाके, जिनमें ईटिंग डिसऑर्डर है, जिनमें और काफ़ी किस्म के डिसऑर्डर्स हैं। तो ये एक लिंक बनता है इस तरह से हमारे माइंड का और हमारी बॉडी का आपस में। ठीक है। अच्छा, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि माइंड का या हमारी थॉट्स का या कह लें कि हमारे मूड्स का बहुत गहरा इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी के साथ या हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ। मैं आज, क्योंकि आज 14 नवंबर है और पूरी दुनिया में डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है, तो मैं इस हवाले से भी ज़रूर चाहूँगी कि मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा इस हवाले से भी ज़रूर गाइड करूँगी कि जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, जो कि प्योरली एक फ़िज़िकल डिज़ीज़ मानी जाती है, लेकिन एक बड़ी ही अजीब सी बात देखी जाती है कि अगर कोई मरीज़ अपनी मेडिसिन भी टाइम पे ले रहा है, खाने पीने में परहेज़ भी कर रहा है, वॉक एंड एक्सरसाइज भी कर रहा है, उसके बावजूद समटाइम ऐसा होता है कि उसकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो उसके पीछे जो फैक्टर काम कर रहा होता है, आज मैं चाहूँगी कि जाफ़र साहब आप उस फैक्टर के ऊपर भी बात करें कि ऐसा वो कौन सा फैक्टर है जो कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। डायबिटीज़ के हवाले से जब बात करते हैं लोग, तो एक बात बड़ी कॉमन होती है, जैसे लोग बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अच्छा आप परेशानी ना लिया करें, या एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है सोसाइटी में बोला जाता है कि आप टेंशन ना लें,
टेंशन लेने से ज़ियाबतीस का मर्ज़ हो जाता है, टेंशन लेने से लोगों को शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो आप टेंशन ना लिया करें। लोगों को यहाँ तक है कि टेंशन में और डायबिटीज़ में कोई आपस में गहरा लिंक है। मॉडर्न जो साइंटिफिक रिसर्चेज हैं वो भी स्ट्रांगली इस चीज़ से एग्री करती हैं कि डायबिटीज़ का और स्ट्रेस का बहुत गहरा आपस में ताल्लुक है। बल्कि टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जो स्टार्ट में ही कह लें कि बाय बर्थ बच्चों में इंसुलिन का प्रोसेस इस तरह से नहीं हो रहा होता, इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रही होती, बल्कि तो उनका आर्टिफिशियल कहा जाए कि उनका पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा होता, जिस वजह से टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप बी कहा जाता है, जिसमें कि पेनक्रियाज अपना काम कर ही नहीं रहा। लेकिन इसकी निस्बत टाइप 2 की अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ में होता ये है कि आपका पेनक्रियाज सफिशेंट यानी अपनी मिकदार और अपनी क्वालिटी दोनों में ही अच्छी इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, यानी वो अपना काम ठीक अंदाज में नहीं कर रहा। बिल्कुल। अच्छा, उसके पीछे रीज़न ये होती है कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड एक रश होता है। एड्रीनल ग्लैंड रश होने की वजह से वो आगे कुछ और हार्मोन है बॉडी में, जैसे कार्टिसोल है, तो उनकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। और कार्टिसोल की फंक्शनिंग आगे जाके जो हमारी इंसुलिन पैदा करने वाले हार्मोन्स हैं पेनक्रियाज में जाके वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो जितनी मिकदार में हमें इंसुलिन चाहिए होती है उतनी मिकदार में बन नहीं पा रही होती। जब उतनी मिकदार में इंसुलिन नहीं बनती तो फिर आप कह लें बॉडी में ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और लोग डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारे लीवर का काम ही ये है कि उसने कुछ हंगामी हालात के लिए कुछ एनर्जी जो है वो स्टोर की हुई होती है, और जैसे ही हम स्ट्रेस लेते हैं, जैसे आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि एक इंसान आम तौर पे जब भागता है तो उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं होती और वो काफ़ी ज़्यादा देर तक भी भाग नहीं पाता। लेकिन अगर उसके पीछे कोई ऐसा फैक्टर हो कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है या कोई कुत्ता पीछे लग गया है, तो ऐसे में उसकी रफ्तार भी तेज़ होगी और वो काफ़ी देर तक भाग सकेगा, क्योंकि रीज़न उसके पीछे ये है कि उसका लिवर जो है वो एक्स्ट्रा यानी स्टोर्ड एनर्जी उसके ब्लड में जो है, जिसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो बॉडी में वो इंड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी इंसुलिन जो है वो सफिशेंट नहीं रह जाती, यानी वो अपना काम पूरे तरीके से नहीं कर पाती। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन है। हमारे जैसे ऑटोनॉमिक और नर्वस सिस्टम है, उसमें आगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो डिवीजन होती हैं। तो जब हम कोई खतरे की सूरत हाल देखते हैं तो फौरन से हमारा ब्रेन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में से किसी एक को चुनता है, और जैसे वो चुनता है तो बॉडी में एक अलार्म बज जाता है, एड्रीनल ग्लैंड का एक रश या सैलाब आ जाता है और फौरन से वो हमें फाइट के लिए या फ्लाइट के लिए रेडी कर देता है। तो हमारा एक सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये उन सारी सिचुएशन में होता है जब कोई गुस्से में आता है, जब कोई लड़ रहा है किसी से, डर की वजह से भाग रहा है, तो ये वाला सिस्टम एक्टिव है। और एक अपने जो भी गोल है वो अचीव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल स्टेट में आना शुरू हो जाता है और फिर ये नॉर्मल हो जाता है। मतलब इसमें भी पीछे हमारा ब्रेन कमांड दे रहा है हमारी बॉडी को। तो हमारा ब्रेन कमांड दे रहा होता है हमारी बॉडी को, और उसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल अप हो जाता है। और ये डायबिटीज़ पैदा होने में, डायबिटीज़ 2 पैदा होने में लोगों में एक बहुत बड़ी रीज़न है। सिर्फ डायबिटीज़ होने में नहीं है, डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग समझते हैं कि वो इंसुलिन लेके या मेडिसिन लेके अपनी डायबिटीज़ को बेहतर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब तक आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे तब तक आपके वो वाले हार्मोन जो इंसुलिन बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं और बॉडी के साथ हार्मनी बना रहे हैं, वो इफेक्टिव वे में काम नहीं करेंगे। तो तब तक आपकी शुगर मैनेज नहीं होगी। तो लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ बिल्कुल, ये तो शुगर की मैनेजमेंट के हवाले से तो मैं आज के दिन के लिए भी आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि ये पूरी दुनिया में एक डायबिटीज़ की अवेयरनेस का दिन मनाया जा रहा है, सो इस मुनासबत से हमने इस बारे में भी आपसे बात की है। लेकिन अब मैं चाहूँगी जाफ़र साहब के कुछ ऐसी बीमारियों का यहाँ पे जिक्र किया जाए जो कि बीमारियाँ अपनी नौइयत में मुकम्मल तौर पे कहा जाए तो वो नफ्सियाती बीमारियाँ हैं, लेकिन वो अपना इजहार जो है वो जिस्मानी तौर पे करती हैं, यानी कोई ना कोई पीछे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके। लेकिन जब वो बीमारियां नज़र आती हैं तो किसी न किसी जिस्मानी अर्ज़े का शिकार इंसान जो है वो नज़र आता है। वैसी कौन सी बीमारियां हैं, एक लिस्ट जो है वो आप हमें बता दें।
साइकोलॉजी में ऐसी बहुत सारी बीमारियां, डिजीज़ हैं जो देखने में तो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल कोई बायोलॉजिकल बीमारी है, बल्कि उनका रेफरल पहले किसी फिजिशियन के पास बनता है, फिर फिजिशियन प्रॉपर डायग्नोज करते हैं और फिर साइकेट्री डिपार्टमेंट में रेफर होके आते हैं वो पेशेंट। अच्छा, इनका आगाज़ बड़े एक शानदार इवेंट से हुआ, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। वर्ल्ड वार 2 में जब बड़े ज़ोरों शोर से जंग चल रही थी, तो जो पायलट थे जेट फाइटर के, उनमें एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम देखने में आने लगी, और वो ये थी कि उनको दिन में नज़र आना बंद हो गया। जब वो अपना जेट लेके जाते थे और जाके उन्होंने जहाँ पे अटैक करना होता था वहाँ पे पहुँचते थे, तो वहाँ पे जाके या वो ब्लाइंड हो जाते थे, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता था या टारगेट नज़र नहीं आता था, तो वापस आ जाते थे, जिसमें उन्हें पनिश भी की जाती थी। और वॉर्स में ये एक डिसिप्लिन होता है, एक रूल होता है कि अगर कोई सोल्जर या कोई ऑफिसर कमांड्स को फॉलो नहीं कर रहा तो एट अ टाइम आप उन्हें शूट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक साइड से वो ने एंग्जाइटी या फियर, दूसरी साइड से कमांड फॉलो करने के हवाले से तो ये ब्लाइंडनेस बढ़ना शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा कि ड्यूटी के टाइम जैसे ही स्टार्ट होता तो वो ब्लाइंड हो जाते, या डे टाइम में वो ब्लाइंड हो जाते, और फिर उसके बाद उन्हें कोई नज़र नहीं आती थी। सेम जो नाइट की ड्यूटी पे थे उनके साथ भी होना शुरू हो गया। अब उन लोगों को बुला लिया गया, जो भी चंद लोग थे, और उनके बायोलॉजिकल टेस्ट किए गए। जितने भी बायोलॉजिकल टेस्ट किए गए उनके सारे क्लियर थे, वाज़िया थे, उनमें कोई ऐसी बायोलॉजिकल रीज़न नहीं थी, लेकिन उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। ड्यूटी शिफ्ट करके देखी गई तो फिर ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। एंड पे उनको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज किया गया और उसे कन्वर्जन कहते हैं। बिल्कुल, आजकल भी इस DSM-5 के रेफरेंस में मैं अगर बताऊं तो ये डिसऑर्डर जो है ये अपना थोड़ा सा नाम बदल के आज भी क्राइटेरिया में मौजूद है। उसमें बहुत सारी ऐसी यानी बॉडी की सिम्टम्स जो हैं वो देखी जा सकती हैं। समटाइम नज़र, जैसे आपने बताया, नज़र आना बंद होता है। समटाइम इंसान को कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, और अगर आप कानों का टेस्ट कराएं तो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं, या बाज़ औक़ात इंसान बोल नहीं पा रहा होता। इस किस्म के बहुत सारे बायोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं, बिल्कुल ऐसे इनके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न होती है, ये एक्सट्रीम रिप्रेशन की वजह से आते हैं, जिनमें लोग अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस कर देते हैं, अपने फियर्स को रिप्रेस करते हैं, और इंतहाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खड़े रहते हैं स्किल्स लिए बिना कि उन्हें मैनेज कैसे करना है। और फिर जब लगातार स्ट्रेस आता है तो उन्हें फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार करता है, तो वो देखते हैं कि वो फाइट भी नहीं कर सकते और फ्लाइट भी नहीं कर सकते, तो ये एक फ्रीज स्टेट होती है। बिल्कुल फ्रीज स्टेट, और पेशेंट फ्रीज हो जाती हैं, जिसमें वो फिर फ्लाइट करने के लिए ऐसे तरीकों की तरफ जाते हैं जो उन्होंने कभी बचपन में सीखे थे, या उन्हें लगता है कि इन तरीकों से रास्ते मुयस्सर हैं। जैसे हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में एक ये है कि अगर कोई बीमार हो गया है तो उसे छुट्टी आसानी से मिल जाती है, कोई बीमार हो गया तो उसकी केयर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो फिर अपनी इस डिप्रेशन के हाथों उनका अनकॉन्शियस ब्रेन उनको ये बताता है कि आप बीमार हो जाएं, और बीमार हो गई आप यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं। तो बीमार हुए बिना आप अमूमन बच्चों को सुबह मॉर्निंग टाइम में पेट में दर्द होता है, और जैसे ही स्कूल का टाइम गुजरता है और पेट का दर्द जो है वो ऐसे डिसअपीयर होता है जैसे कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल, ये सिम्टम्स उन बच्चों में बहुत ज़्यादा आते हैं जिन्हें सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, कि घर से सेपरेट होते हुए या स्कूल में कोई और ऐसा ट्रिगर है जिसे वो फेस नहीं करना चाहते, तो ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। अब इनके साथ सोमेटाइजेशन के नाम से एक डिसऑर्डर है, जिसमें लोगों को गैस्ट्रो के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें स्टमक प्रॉब्लम हमेशा रहते हैं, नोजिया की फीलिंग रहती है, उन्हें लगता है कि अभी उन्हें उल्टी आ जाएगी, भूख नहीं लगती, उन्हें बॉडी में पेन फील होना शुरू हो जाती है, बैकिक उन्हें स्टार्ट हो जाती है, हेडेक स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। जैसे कुछ एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं जो कि हू बहू अगर देखा जाए तो हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स से एक्यूरेटली मैच कर रहे होते हैं, जिसमें स्वेटिंग होना, शिवरिंग होना, पैल्पिटेशन होना, सांस का तेज़ तेज़ चलना या सांस ना ले सकना, और घबराहट होना, बेचैनी होना, ये तमाम सिम्टम्स हैं जो किसी पर्सन को दिल की बीमारी के दौरान भी ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं, और एंग्जाइटी में भी ऐसा सब कुछ। बिल्कुल, एक डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं उसे साइकोलॉजी में। पैनिक डिसऑर्डर में जब पेशेंट को पैनिक अटैक आता है और जब हार्ट अटैक आता है, तो उनमें जो ऑब्जर्वेशन के हवाले से सिम्टम्स होती हैं वो इतनी मिलती जुलती होती हैं कि ज़्यादातर लोगों को जब पैनिक अटैक आता है तो उन्हें किसी कार्डिक सेंटर की तरफ लेके जाया जाता है। और जो कि कह लें कि आम लोगों के देखने में वो उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन वो प्योरली साइकोलॉजिकल रीज़न होती है।
जिसकी वजह से आज तक हिस्ट्री में किसी की डेथ नहीं हुई, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन इतनी खतरनाक होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ऐसी लग रहा होता है कि जैसे कोई हार्ट अटैक आ गया। सेम एज लोगों को इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जिसे पहले हाइपोकॉन्ड्राइसिस भी कहा जाता था। लोगों को लगता है कि उन्हें कोई खतरनाक किस्म की बीमारी हो गई है, वो मेडिकल टेस्ट को रिफ्यूट कर रहे होते हैं, उनका इनकार कर रहे होते हैं, मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, ठीक आते हैं, वो डॉक्टर शॉप कर रहे होते हैं, एक डॉक्टर के पास दूसरे डॉक्टर के पास, उन्हें तसल्ली नहीं आ रही होती, और उनका वजन भी कभी कम हो रहा होता है, गिर रहा होता है, दिखने में लग रहा है कि वो बीमार हैं, लेकिन मेडिकल टेस्ट सारे क्लियर आ रहे हैं। तो ये इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। इसके पीछे प्योरली कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। सोमेटाइजेशन हो जाना, कन्वर्जन डिसऑर्डर हो जाना, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाना, बहुत सारी पेन्स ऐसी हैं जो प्योरली साइकोलॉजिकल होती हैं, पेन डिसऑर्डर में आती हैं, एंजाइटी होना शुरू हो जाना, स्ट्रेस से कुछ डिसऑर्डर्स हैं, एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ डिसऑर्डर्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनकी मैनिफेस्टेशन प्योरली बायोलॉजिकल डिजीज से मिलती जुलती है, लेकिन पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, और ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ही हैं और साइकोलॉजी में आते हैं और साइकोथेरेपी से ही ट्रीट होते हैं, उनमें मार्क डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। अच्छा, साइकोलॉजिकल थेरेपी इसमें मैं आपसे ये पूछूंगी, अभी तो आपने बात की है जो कि प्योरली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी तो हैं, मैं चाह रही हूँ कि आप उनके बारे में भी बात करें जो कि जिस्मानी बीमारियाँ मशहूर हैं, जैसे एस्थमा के बारे में मशहूर है कि ये एक कोई जिस्मानी बीमारी है, कोई जिस्मानी आर्ज़ा है, या मुख्तलिफ़ किस्म के अल्सर्स जो हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, IBS है, या इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको बाकायदा तौर पे मार्क किया जाता है और इसका इलाज कोई फिजिशियन ही कर रहा होता है। एक्जिमा है, जैसे स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन को इस प्रोग्राम के रेफरेंस से ये भी पता चले कि ये तमाम तर बीमारियाँ जिनका हम इस पैनल पे जिक्र कर रहे हैं, इन तमाम के पीछे कोई ना कोई नफ्सियाती आर्ज़ा होता है, यानी वजूहात जो हैं वो कोई ज़हनी होती हैं, और इलाज सिर्फ जिस्मानी करके इन चीज़ों में अफाका हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, बल्कि इनकी एक लंबी लिस्ट है, जिसमें जैसे आपने एस्थमा का कहा, जैसे आपने एक्जिमा बताया, बिल्कुल, और ये एक ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें पेशेंट ट्रीटमेंट करवा रहा होता है, मेडिसिन ले रहा होता है, और फिर उन्हें फिजिशियन थ्रू आउट द लाइफ मेडिसिन रिकमेंड कर देते हैं और कहते हैं कि हम मेडिसिन खाते रहेंगे तो वो ठीक रहेंगे, लेकिन पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न होती है, और बड़ी वजह ये होती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल रही होती, साइकोलॉजिकल मेडिसिन नहीं मिल रही होती, तो ये प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग करता जाता है और प्रॉब्लम आगे की तरफ बढ़ता जाता है। अगर साइकोलॉजिकल हेल्प ली जाए और साइकोथेरेपी करवाई जाए तो इन प्रॉब्लम्स एक ख़ास ड्यूरेशन जो इनकी बायोलॉजिकल है उसके लिए मेडिसिन साथ में की जाए, मतलब एक पैरेलल ट्रीटमेंट प्लान ऐसा बनाया जाए जिसमें साइकोलॉजिकल हेल्प भी मिल रही हो, और जहाँ जहाँ पे साइकोलॉजिकल रीज़न है उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, और जहाँ जहाँ पे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो ये लोग सारी ज़िंदगी मेडिसिन खाने की बजाय या प्रोलॉन्ग या इस क्रोनिक स्टेट में आने की बजाय बड़ी हेल्दी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं चाहूँगी कुछ ऐसी बड़ी क्रॉनिक इलनेसेस का भी यहाँ जिक्र किया जाए जहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि नफ्सियाती तौर पर असिस्टेंस जो है वो फराहम की जाए। जैसे मिसाल के तौर पे जाफ़र साहब, अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स जो है किसी बड़ी क्रॉनिक या फेटल इलनेस का शिकार हो जाता है जिसमें कि उसको अपनी जान का ख़तरा है, जैसे किसी कैंसर की ऐसी टाइप में वो पर्सन आ गया है जो कि बिनाइल है और वो क्योरेबल नहीं है, बार बार रिकरेंस होती है, ऐसे में आप किस तरह उनको नफ्सियाती तौर पर मदद फराहम कर सकते हैं? बिल्कुल, जब हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के हवाले से बात करते हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, अगर प्रॉब्लम में कोई आ गया, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में अटक गया और साथ में कोई क्रोनिक और फेटल डिजीज़ है जो कि जानलेवा है और जो कि अपनी रेपुटेशन के हवाले से इस तरह से हैं कि वो डेडली हैं, तो उनके साथ सबसे पहले तो पेशेंट ग्रीफ एक्सपीरियंस करते हैं। पेशेंट एक्सट्रीम ग्रीफ में चला जाता है, ग्रीफ मैनेजमेंट होती है, ग्रीफ जैसे अपनी स्टेजेस को कवर करता है, फिर एक्सेप्टेंस के हवाले से आता है, स्ट्रेस को मैनेज करने के हवाले से, क्योंकि स्ट्रेस ऐसी बीमारी को ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रही होती है। बिल्कुल, स्ट्रेस ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर रही होती है, ज़्यादा वर्स्ट स्टेट की तरफ लेके जा रही होती है, तो ये वो अच्छा, एक ताल्लुक मैं यहाँ पर ज़रूर वाजे करती चलूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी बात करी है नफ्सियाती आर्ज़ों पर, जिस्मानी आर्ज़ों पर, इमोशंस का ताल्लुक बताया आपको कि बीमारियों के साथ क्या है,
मगर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एक चीज़ को ज़रूर क्लियर करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि आखिर आज कम्युनिकेशन पे बात क्यों नहीं हो रही। हालांकि प्रोग्राम तो कम्युनिकेशन का है। मैं गुज़िश्ता से थोड़ा सा व्यवस्था करती चलूँ कि हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में इमोशंस के ऊपर बात की थी कि इमोशंस का हमारी बातचीत से क्या ताल्लुक़ होता है। और इमोशंस जो हैं, बहरहाल इंसान एक इमोशनल बीइंग है, एक इमोशनल क्रिएचर है, और जितना हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं ये एक दूसरे से करीबी ताल्लुकात और करीबी कम्युनिकेशन के थ्रू ही डेवलप होते हैं। और अगर कम्युनिकेशन हेल्दी ना हो तो हमारे इमोशंस हेल्दी नहीं रहते, और इमोशंस का फिर क्या असर हमारी जिस्मानी सेहत पर पड़ता है आज हम इस रेफरेंस में बात करें। लेकिन अगर आप पीछे देखें बिहाइंड द सीन तो बात यही है कि अगर आप अच्छे ताल्लुकात रखते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं आता, और जब स्ट्रेस नहीं आता तो फिर आप इस किस्म की स्ट्रेस रिलेटेड बीमारियों का शिकार नहीं होते। जैसे मैंने अभी बात की थी डायबिटीज़ की, जिसमें अगर आप डायबिटीज़ के लिए प्रॉन हैं, प्री डायबिटिक हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट करते हैं अपने रिलेशनशिप की, अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं और उनके साथ विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो डायबिटीज़ को टक्कर दी जा सकती है, बिल्कुल। और डायबिटीज़ का ऑनसेट जो है वो लेट किया जा सकता है, जिसमें वो आपको कम से कम नुकसानात के साथ आपके साथ चल सकता है। लिहाजा देखा जाए तो कनेक्टिविटी जो है वो पीछे कहीं रिश्तों से ही है। और अगर ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने उन तमाम रिश्तों की केयर करें जिन रिश्तों को इस किस्म के मसाइल का सामना है। इसमें हम अपने किसी भी प्यारे की मदद कर सकते हैं जब वो किसी भी ऐसी बीमारी का शिकार हो जहाँ पर आर्जा बज़ाहिर तो जिस्मानी नज़र आ रहा है मगर इसके पीछे कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक़ हमारी नफ्सियात से है। लिहाजा मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी दूँगी जिसमें आपको मैनेजमेंट में थोड़ी सी आसानी पैदा हो। तो जाफ़र साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अब जब आपने इतना कनेक्शन बता दिया है कि मेंटल स्ट्रेस के पीछे बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनकी तरफ ये लीड कर जाता है हमें, जैसे आपने दिल के अर्ज़ों का जिक्र किया कि कुछ ख़ास पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं जिसे हम ए टाइप पर्सनालिटी कहते हैं, जो लोग स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ डायबिटीज़ का जिक्र हुआ या ऐसी तमाम साइकोसोमेटिक या सोमेटाइजेशंस का जिक्र हुआ। तो मैं चाहूँगी कि फिर थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी आप यहाँ हमारे नाजरीन की सहूलियत के लिए ज़रूर डिस्कस करें कि फिर इस स्ट्रेस को कम्युनिकेशन या रिश्तों के हवाले से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस क्योंकि हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है और हमारे डेली फंक्शनिंग से जुड़ा हुआ है, हमारे रिलेशन से जुड़ा हुआ है, हमारी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फिर मैनेजमेंट भी हम इन्हीं एंड पे करते हैं कि जैसे हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि हम किस तरीके से इफ़ेक्टिव वे में बेहतर कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, हम किस तरीके से प्रॉपर वे में इन्हें लेके चल सकते हैं आगे। तो कम्युनिकेशन पे वर्क करना चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना शुरू कर दें, अपनी कम्युनिकेशन को जानदार करना शुरू कर दें कि जैसे बातचीत करते हुए कम्युनिकेशन गैप की वजह से अगर कहीं पे स्ट्रेस आना शुरू हो गया तो आप इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन करना शुरू कर दें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो सबसे बेसिक और बुनियादी फार्मूला है वो यही है कि आप कम्युनिकेट करें, आप खुल के बातचीत करें। जिन लोगों से आप स्ट्रेस फील करते हैं आप उनसे बातचीत करें, जिन इवेंट से आप स्ट्रेस फील करते हैं आप उन पे बातचीत करें, आप उनको एक्सप्रेस करें अपने सपोर्ट ग्रुप के साथ, दूसरे लोगों के साथ कैथारसिस करें, पेपर पे लिखें। जब आप कैथारसिस करेंगे, पेपर पे लिखेंगे तो फिर आप उनको दोबारा से रिव्यू करने के अहल होंगे। जब आप दोबारा से रिव्यू करेंगे तो आप सोल्यूशन की तरफ जाने के अहल होंगे। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि प्रॉब्लम ये है, तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि मेरे स्ट्रेस के रीजंस क्या हैं, मेरे स्ट्रेस के फैक्टर्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं। तो आपको वाज़ेह पता चल जाएगा कि क्या कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो रहा है, क्या टाइम मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, क्या मैं प्रॉपर तरीके से अपनी केयर नहीं कर पा रहा इस वजह से हो रहा है, क्या मेरी स्लीप की वजह से हो रहा है। तो पहले फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना कि स्ट्रेस आप एक्सपीरियंस किन किन वजूहात की बिना पे कर रहे हैं। उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी को देखना, जैसे आपने बात की अभी कि ए टाइप पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं। ए टाइप पर्सनैलिटी वाले लोग वो होते हैं जो ज़िंदगी में थोड़ा सा जल्दी में होते हैं, हर चीज़ को जल्दी करने के लिए होते हैं।
वो आपको एंग्जाइटी में लगेंगे किस्म की, उनकी ज़िंदगी को देखेंगे आप थोड़ी पुरसकून नहीं है, ज़िंदगी में जल्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कूल काम रिलैक्स नहीं है, वेट करना उनके लिए मुश्किल होता है, लाइन में खड़े होना उनके लिए मुश्किल होता है, बातचीत करने में फ़ौरन से फ्यूरियस हो जाते हैं, गुस्सा उनको बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाता है, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो ए टाइप पर्सनैलिटी वाले बंदे हैं। अगर आप ऐसी कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं तो अपने आप को कूल काम रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, जिनमें डीप ब्रीदिंग होती है, जिनमें योगा होती हैं, जिनमें फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं। ये एक्सरसाइज आप रिपीट करना शुरू कर दें, डेली बेसिस पे अपनी केयर करना शुरू कर दें, वाटर इनटेक ज़्यादा कर दें, अपने रिश्तों को बेहतर रखें, अपने मामूलात को बेहतर रखें और अपनी रिलेशन में असर्टिव रहें, अपनी कम्युनिकेशन में वैलिड रहें, यानी कि वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट अपनाते रहें। जहाँ जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाते जाएँ और कीप द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयर इट बिलोंग्स, जो कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स में से भी एक है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे करने दें। जब हम दूसरों के हिस्से का काम करने की तरफ जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में खामखा स्ट्रेस को दावत दे रहे होते हैं, हम स्ट्रेस को ऑफर दे रहे होते हैं और स्ट्रेस हमें आन घेरता है, तो स्ट्रेस हमें आन पकड़ता है। तो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करना, असर्टिव वे में करना, जहाँ पे नो कहने की ज़रूरत है स्ट्रेट असर्टिव रिस्पेक्टफुली नो कह देना, जहाँ जहाँ पे आपका रोल बनता है वहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और जो भी आपकी लाइफ में आपके साथ है या आप किसी अपने अजीज़ को इन प्रॉब्लम्स में मुश्किलात में देखते हैं तो उनकी मदद करना। जैसे हम दूसरी स्किल सीखते हैं लाइफ में, ड्राइविंग सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, इसी तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखने का एक अमल है। आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि स्ट्रेस के बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, अगर आप इमीडिएट कहीं पे हेल्प की तरफ नहीं जा सकते तो सबसे स्ट्रॉन्ग हेल्प आपके पास है, आपके एक क्लिक पे। आप गूगल पे जाएं, आप इंटरनेट पे जाएं, वो आपको बड़े अच्छे अच्छे सोल्यूशन दे देगा, बड़े प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे देगा। आप उस पर वीडियोज़ देखें, आपकी लाइफ से मिलती जो बहुत सारे लोगों ने वीडियोस अपनी शेयर की होंगी, वहाँ पे आर्टिकल लिखे होंगे, जो छोटे छोटे काम होंगे, छोटे छोटे आपको वाइटल बिहेवियर जैसे बताएंगे कि एक बिहेवियर करने से आपकी लाइफ सुकून में आना शुरू हो जाएगी, स्ट्रेस मैनेज होना शुरू हो जाएगा। अपनी आपको पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके आए, नेगेटिव थॉट्स इंड्यूस ना करें, अपनी तारीफ करते रहना, अपने आप को सराहते रहना, लाइफ में ग्रेटिट्यूड की तरफ जाना और लाइफ में इत्मीनान का इजहार करना, जो कुछ आपने अचीव किया है उस पर इत्मीनान का इजहार करना, ये चीज़ आपको स्ट्रेस से दूर लेके जाएगी। ये वो छोटे छोटे तरीके हैं और टिप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और बेहतर खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना और अपनी कोग्निशन पे, यानी कि अपनी सोच विचार पे वर्क करना। सोच विचार हमारे स्ट्रेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, यानी कि हम जब चीज़ों के मनफी नताइज देखना शुरू कर देते हैं, जब हमारा पर्सपेक्टिव नेगेटिव हो जाता है तो स्ट्रेस खामखा में बढ़ना शुरू हो जाता है। लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनके साथ स्ट्रेस जुड़ा हुआ होता है, तो लाइफ में उनके लिए पहले से तैयारी कर छोड़ना। जैसे ग्रीफ की स्टेट आती है, जैसे कोई लॉस होता है, कोई प्यारा कोई अजीज़ दुनिया से छोड़ के जाता है तो उसके साथ ग्रीफ, और ग्रीफ के साथ डिप्रेशन और स्ट्रेस जुड़ा हुआ होता है। जैसे लाइफ में कोई मेजर चेंज है, आप एक कंट्री से दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं, एक शहर से दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं, बच्चे एक क्लास से दूसरी में प्रमोट हो रहे हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कंपनी चेंज हो रही है, रिलेशन चेंज हो रहे हैं, शादी हो रही है। तो जहाँ जहाँ चेंज है उसके साथ साथ स्ट्रेस जुड़ा हुआ है। तो जो भी आपने अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है उस चेंज के लिए पहले से तैयारी करना शुरू कर दें। जब आप पहले से तैयारी कर छोड़ेंगे, मतलब पॉसिबल स्ट्रेस क्या आ सकते हैं। अगर किसी की शादी हो रही है, किसी लड़की की शादी हो रही है, किसी लड़के की शादी हो रही है, तो न्यू रिलेशन बनाने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, उनका पहले से सोल्यूशन कर छोड़ना। नए घर में जाके लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, गूगल से, यूट्यूब से या जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी हेल्प से मैरिटल काउंसलिंग ले लेना। लाइफ में प्रोएक्टिव हो जाना, पहले से चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर देना। जब हम प्रोएक्टिव हो जाते हैं, पहले से हम तयन कर लेते हैं कि चेंज के साथ ये तब्दीलियां हमें फेस करना पड़ेंगी, उनके लिए हम तैयारी भी कर छोड़ते हैं, तो फिर लाइफ में स्ट्रेस के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, फिर हमारी ज़िंदगी में सुकून ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो स्ट्रेस हमारी लाइफ में बहुत बहुत नेगेटिव इफेक्ट लेके आ रहा होता है, हमारी लाइफ को बहुत बेसुकून बना रहा होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बेसिक स्किल्स में से है, और स्ट्रेस मैनेज के लिए जो आप कह लें कि स्पोर्टिव हैबिट्स में से एक है वो आपकी कम्युनिकेशन है, कि बातचीत आप कितने इफेक्टिव वे में करते हैं और आप अपने स्ट्रेस को एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं। जैसे अगर कोई स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस में आने की वजह से फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन में है,
उसकी वजह से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। जैसे हम इमोशन का और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज की आज बात कर रहे हैं, जैसे जो बेसिक इमोशंस हैं, हैप्पीनेस को हम इंजॉय नहीं करते, जब हम हैप्पीनेस को इंजॉय नहीं करते ग्रीफ में जाते हैं तो फिर उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा होता है। जब हम किसी चीज़ से खामखा डर रहे होते हैं, एंग्जाइटी उससे जुड़ी होती है, तो उसकी वजह से एक स्ट्रेस और एक एंग्जाइटी की स्टेट पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को पहले से अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी इमोशनल वोकैबुलरी पे बात की थी, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर लेना और फिर उनके अकॉर्डिंग मैनेज करना, अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से उनके अकॉर्डिंग लेके चलना, बातचीत करते हुए एग्जैक्ट जो आप फील कर रहे हैं वो वाले इमोशंस बताना और एक्सप्रेस करना। ये ओवरऑल लाइफ में हमारे यहाँ कि जहाँ छोटे छोटे स्ट्रेस आ रहे होते हैं तो उनकी मैनेजमेंट के हवाले से हम काम कर रहे होते हैं और ये हेल्पफुल होती है। बहुत ही शानदार टूल्स आपने बताए जाफ़र साहब, किस तरह आपने बड़ी खूबसूरती से हमारे रिश्तों से और कम्युनिकेशन से हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करने का तरीका आपने बताया। और मेरे पास कुछ सवालात हैं जो हमारे पिछले प्रोग्राम में हमसे कुछ व्यूवर्स ने पूछे थे और उन सवालों में भी कुछ इसी किस्म की सिचुएशन है जो मैं आपसे भी डिस्कस करूंगी। लेकिन मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगी कि उनके पास एक बहुत ही शानदार ऑफ़र है कि वो अपने किसी भी प्रॉब्लम के बारे में अगर सवाल पूछना चाहें तो कमेंट के ज़रिए सवाल लिखकर हम तक भेज सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट शो में आपके सवाल को ज़रूर शामिल करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन हमसे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते तो भी आप अपना क्वेश्चन इनबॉक्स के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम के ऊपर ट्रू आपको हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताती चलूँ कि मुझे लास्ट वीक मेरे इनबॉक्स में एक क्वेश्चन आया था। सर मैं सबसे पहले चाहूँगी कि मैं अपनी उस कॉलर का आप तक मैसेज पहुँचाऊँ। तो वो कुछ जानना ये चाह रही हैं, मैं बल्कि उनसे ये भी चाहूँगी कि अगर वो अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रही तो कुछ थोड़ी सी मैनेजमेंट हम उनकी ओवरऑल बताएंगे। बाकी अगर वो और भी कुछ जानना चाह रही हों तो हम उनको पर्सनली हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। सर उनका प्रॉब्लम ये है कि शादी जब से उनकी हुई, तकरीबन उन्होंने बताया 8-9 साल का अरसा जो है शादी को हो गया है। जब से शादी हुई है थ्रू आउट द टाइम पीरियड हस्बैंड के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन नहीं सकी और इसी तरह इन लॉज़ के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ। अब हस्बैंड जो है वो कोई दूसरी शादी भी करना चाहते हैं, ऐसे इश्यूज़ भी आ गए हैं बीच में। और ये जो खातून है ये चाहती हैं कि वो हॉस्टलाइज हो जाएं, कोई जॉब कर लें, क्योंकि ऑनरशिप तो इस घर में पहले भी उनके लिए नहीं है। तो वो आपसे कोई वैलिडेशन चाह रही हैं कि क्या साइकोलॉजी इसकी इजाज़त देती है कि ये कोई अप्रोप्रिएट मैनर है जिसमें वो करना चाह रही हैं कुछ। जो भी उन्होंने अपनी हिस्ट्री शेयर की, इससे मुझे एक चीज़ तो ये नज़र आती है कि उनकी लाइफ में पैसिविटी फिनोमिनन है। यानी कि जब पैसिविटी या पैसिव हम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम कोई असर्टिव स्टेप नहीं लेते तो इसे पैसिविटी फिनोमिनन कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दीजिए कि इस पे भी एक थप्पड़ मार लें। मतलब आप अपनी लाइफ में किसी को इतनी ज़्यादा दे रहे हैं कि अगर आपको हर्ट करके उनकी तसल्ली नहीं हुई तो आप उनको और ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हमें और हर्ट कर लें, आप हमें और हर्ट कर लें, तो दूसरा बंदा आपको प्रॉपर सामने से हर्ट करता जाएगा। शादी का जब रिश्ता बनता है तो हस्बैंड जब वाइफ को शादी करके अपने घर में लेके आता है, कोई 100-50-200 बंदे साथ लेके जाता है, इतना बड़े मजमे के साथ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी एक औरत के लिए, किसी भी एक खातून के लिए जो कि हाउस वाइफ या वाइफ बनने जा रही है, उनके लिए एक ऑनर की बात है, ये एक रिस्पेक्ट की बात है। अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स लैक करने की वजह से या बेहतर तरीके से रिश्तों को हैंडल ना कर पाने की वजह से जो वाइफ्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो अपनी इस वर्थ को कभी ना कभी कदरे न कदरे कम करती जाती हैं। अच्छा, कम करने में ये भी हो सकता है कि वो वहाँ पे जाके अपने रिलेशन को डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, और ये भी हो सकता है कि वो पैसिव होके डिस्टर्ब करना शुरू कर दें, जैसे वो हर बात पे हाम करना शुरू कर दें, जैसे वो शहीद वफा बन जाएं, जैसे वो हर किसी के काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें, वो अपनी वर्थ कम करना शुरू कर दें, वो असर्टिव ना हो, अगर कोई उनकी इज्जत नहीं कर रहा तो उसके साथ भी कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दें।
तो इस किस्म के जब रिलेशन चलना शुरू हो जाते हैं, बहुत पैसिव, मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा इन्हें कि मुझे लग रहा है कि ये कोई पैसिव होने का फिनोमेनन है जिसकी वजह से लाइफ में ये हालात आ गए, जहाँ इनको ये लग रहा है कि हस्बैंड जो है वो इनमें शायद ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे और कहीं और शादी भी करना चाह रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि जो इनकी अंदर का जो नाइस इंसान है वो ये कह रहा है कि फिर आप खुद ही डिसअपियर हो जाएं या खुद ही डिस्पर्स हो जाएं, बजाय इसके कि वो आपको तवज्जो ना दें, तो बेहतर ये है कि आप खुद ही यहाँ से चली जाएं। ऐसी स्टेट में या ऐसी सूरत हाल में आपने वहाँ से फ्लाइट में नहीं जाना, आपने फाइट में वहाँ पे रहना है, बल्कि फाइट की बजाय भी प्रॉपर तरीके से रिलेशंस को हैंडल करने की तरफ जाना है, मैनेज करने की तरफ जाना है। उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकती हैं। उसके लिए आप अपने इर्द गिर्द में अगर कोई ऐसी खातून खाना इन प्रॉब्लम से गुजरी हों, उनसे मदद ले सकती हैं, उनसे आप दूसरे लोगों से खुल के शेयर कर सकती हैं, डिस्कस कर सकती हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या क्या तरीके होते हैं। कुछ मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला ये कि आप अपनी रिस्पेक्ट खुद सबसे पहले खुद अपनी इज्जत करना शुरू कर दें, और आप एक इंतहाई शानदार और आप एक बाशऊर खातून हैं, यकीनन आप सिर्फ अपनी स्किल्स पे भरोसा करना शुरू कर दें, और जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ आपको डिफ़िकल्टी आती है आप वो चीज़ें सीखना शुरू कर दें। आपने घर छोड़ के नहीं जाना, ये अपने साथ तहैया कर लें। आपने हॉस्टल में नहीं जाना, इसमें तहैया कर लें। आप जिस घर में रहती हैं उसमें आपका पूरा हक है, और वो बड़ा रिस्पेक्टफुली हक है। आप अपने हक के ऊपर बात करें, जिसमें आप दूसरों की जब इज़्ज़त करती हैं तो उनको ये करें कि मैं भी एक मोहतरम हूँ, काबिल एहतराम हूँ, तो मेरी भी इज़्ज़त की जानी चाहिए। बिल्कुल बराबरी की सतह पर रह के डील करें, यानी जितनी रिस्पेक्ट आप दूसरों को दे रही हैं, दूसरों की राय का एहतराम कर रही हैं, उतनी ही रिस्पेक्ट आप अपनी राय को भी दें, और अपने आप को बराबरी की सतह पर रखकर विन विन सिचुएशन जो है उसे उसमें वापस कन्वर्ट करें अपने रिलेशन को। बिल्कुल, कभी ना कभी जैसे हस्बैंड ने उनसे जिक्र किया होगा कि यकीनन कि इस तरह की मुझे वाइफ पसंद है या इस तरह की पसंद है। कभी कभार लाइफ में चेंज हमें डिफ़िकल्ट लगता है। अगर तो लग रहा है आपको कि जो उनकी डिमांड है और वो एक एक्टिव वाइफ वैसी होनी चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है कि हस्बैंड की डिमांड ऐसी हो कि वो एक असर्टिव वाइफ की डिमांड कर रहे हों और आप पैसिव की तरफ जा रहे हो। आप अपने आप को असर्टिव बना सकती हैं, असर्टिव होना हेल्दी है। जो हेल्दी और पॉजिटिव चेंज है वो आप अपने अंदर ज़रूर लेके आएँ। जब पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएंगे तो आप अपने स्टांस पे फिर हम आज हो जाएंगी, आप मजबूती से अपने स्टांस पे आके खड़ी हो जाएंगी, फिर आप अपनी लाइफ में फ़ाइट करने की तरफ आ जाएंगी। ये जो अभी तक जो पैसिव थोड़ा से लोग होते हैं वो हमेशा फ्लाइट रिस्पॉन्स की तरफ जाते हैं, वो सिचुएशन से भागने की तरफ जाते हैं। तो सिचुएशन से भागना नहीं है, सिचुएशन को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। और हर इंसान में ये अहलियत होती है कि वो सिचुएशन को मैनेज कर सकता है। अगर कोई कमी होती है तो थोड़ी बहुत स्किल्स में कमी होती है, स्किल्स सीखी जा सकती हैं। स्किल्स बड़े अच्छे तरीके से लोगों से ऑब्जर्व करके सीख के प्रैक्टिस में लाके हम अपने रिश्तों को खूबसूरत बना सकते हैं। अपनी फीलिंग्स का इजहार करें इन लॉज में, अपने हस्बैंड से फीलिंग का इजहार करें कि आप फील करती हैं। जहाँ जहाँ आप अपना एक सपोर्ट ग्रुप डेवलप करें, जैसे इन लॉज में रहते हुए, ससुराल में रहते हुए जो लोग आपकी सुनते हैं, आपकी कहे में हैं, आप उनके साथ अपनी फीलिंग्स का, ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स का इजहार करें इस तरह से कि वो इस एक पेन में मुब्तला हैं, कि वो उनकी मदद करें। लोग यकीनन मदद करते हैं जो आपके साथ सिंसेयर होते हैं, और जिन की मदद आपको लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स लेके आने वाली है। बिगिन विद एंड इन माइंड, रिजल्ट्स को माइंड में रखते हुए आपको लगता है कि ये तरीका इफेक्टिव है, तो आप उनको अपनाना शुरू कर दें। तो उन स्टांस में रहते हुए आप अपनी वर्थ बना सकती हैं। लेकिन अगर फ्लाइट के रिस्पॉन्स में आती हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम ज़रूर है, मैं आपकी प्रॉब्लम को तो वैलिडेट करता हूँ, लेकिन ये जो सलूशन है इसे मैं पॉजिटिव वे में वैलिडेट नहीं करूँगा कि मुझे नहीं लगता ये एक प्रॉपर रास्ता है, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चलाने के बहुत सारे रास्ते हैं अगर आप उनकी तरफ आए। तो लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच की तरफ, उनके सलूशन की तरफ आए बजाय, और हार मानने की बजाय डट के मुकाबला करें। और देखें, बाहर जाके भी तो आपको कुछ चीज़ों के साथ मुकाबला करना ही होगा, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों के साथ मैनेजमेंट बना के कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये मैनेजमेंट का आगाज़ यहाँ से करें, अपनी सी कोशिश करें, अपने हिस्से के काम करें, यकीनन ज़िंदगी में आसानियाँ जो हैं वो पैदा होंगी। जाफ़र साहब, अगला सवाल जो मेरे पास मौजूद है ये तो प्योरली रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। इरफान भट्ट साहब जानना चाह रहे हैं कि जब दिल टूट जाए, जब कोई ऐसा शख्स जिससे आप खुद से भी ज़्यादा प्यार करते हो और उस शख्स को भुलाने की बारी आ जाए, तो फिर कैसे मुमकिन है
अब क्या करें? इरफान भट्ट साहब ने मौसम की नौइयत के लिहाज से सवाल पूछा है जी। मौसम की नौइयत के लिहाज से मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं उनका इफेक्ट इस तरह से होता है कि लोग इसमें डिप्रेशन फील करते हैं, लोग लोनलीनेस फील करते हैं, लोग कुछ अपनी प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके रिश्तों में प्रॉब्लम्स या गड़बड़ आना शुरू हो जाती हैं। तो रिश्तों में ये जो गड़बड़ आना शुरू हो जाती है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी अपनी फॉल्ट भी होती है। अगर हम रिश्ते के लिहाज से बात करें, जैसे रिश्ते की ये बात कर रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में पहले से कोई सेहतमंद रिश्ता मुझे नहीं लग रहा। बिल्कुल, जहाँ इनके सेंटेंस से पता चलता है कि जब आप खुद से भी ज़्यादा प्यार किसी से करते हैं तो ये तो एक हमरोगियत या एक कोडिपेंडेंसी की निशानी है, जिसमें कि आपको बहरहाल अपने से ज़्यादा प्यार करने का जो राइट है वो नहीं है किसी को भी। पहला प्यार जो आप करें वो अपनी ज़ात से करें, क्योंकि जो सफ़र आपका अपनी ज़ात के साथ है वो पैदा होने से लेके मरने तक ही नहीं, बल्कि हमारा जो बादज़ मौत जो नज़रिया है उसमें भी आप अपने ही साथ कहीं अगले जहान में जाएंगे। तो ये जो खुद के साथ रिलेशनशिप है ना, पहली तरजीह आप उसको दें कि वो रिलेशनशिप जो है वो मजबूत और शानदार होना चाहिए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में किसी को आना चाहिए। ऐसी स्टेट में लोग इस बात से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये भी मैं कंफ्यूजन क्रिएट करता चलूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, या प्यार तो होता ही वही है, या रिलेशन तो होता ही वही है जिसमें हम खुद से बढ़ के दूसरे की केयर करते हैं। कोडिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को पढ़ें। कोडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप खुद से बढ़ के दूसरे का केयर करनी शुरू कर देते हैं, या जितनी केयर कोई अपनी कर रहा है उससे ज़्यादा उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं, तो आप असल में उनकी मदद नहीं कर रहे, आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनके लिए सोफोकेशन क्रिएट कर रहे हैं। और कोई भी इंसान इस दुनिया में अपनी फ्रीडम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। इनफैक्ट हम मदद करने की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी साइड से फीलिंग्स ये आती हैं कि कोई हमारी फ्रीडम को हाईजैक करने की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, जैसे आप किसी को शॉपिंग पे लेके जाएं और आप अपनी जेब से काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च करें, लेकिन वहाँ जाकर आप उसे बाउंड करें कि ये भी ख़रीद लें और ये भी ख़रीद लें और ये ख़रीद लें, तो फिर अगला बंदा आपसे क्या कहेगा? बहुत अच्छी मिस ने एग्जांपल दी। तो सोफोकेशन, रिश्तों में सोफोकेशन नहीं होनी चाहिए, पाबंदियां इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अपनी ज़ात को कभी भी डिग्रेड नहीं करना चाहिए, सर्टी मोड में रहना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरे पर्सन की भी बड़ी वैल्यू है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि आप भी बहुत वैल्यूएबल हैं। इक्वलिटी लेवल पे रिलेशन होना चाहिए। जहाँ तक ये भूलने की बात कर रहे हैं, तो इस स्टेज में ग्रीफ एक्सपीरियंस करते हैं लोग जब रिलेशनशिप ब्रेकअप होते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी प्यारे को खो देते हैं तो ग्रीफ एक्सपीरियंस करते हैं। ये ग्रीफ स्टेजेस में जाता है, जिसकी स्टेजेस होती हैं कि पहले डिनाइल आता है, हम तस्लीम नहीं कर रहे होते कि रिश्ता ख़त्म हो गया, फिर हम तस्लीम करते हैं तो फिर हमें बहुत गुस्सा आता है, क्यों रिश्ता ख़त्म कर दिया, कैसे कर दिया, क्रिएट होती हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम बारगेनिंग की तरफ आते हैं, चलें अब उतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता नहीं तो सलाम दुआ तो रख ही लेते हैं, या कभी कभार कोई रब्ता हो जाए। जब हम इससे भी आगे गुजरते हैं तो फिर हम डिप्रेशन की स्टेट में जाते हैं। डिप्रेशन में हम तस्लीम करना शुरू कर देते हैं, और तस्लीम करने की बिना पे डिप्रेशन एक्सपीरियंस होता है कि अच्छा अब रिश्ता टूट गया है, अब दोबारा से कोई ऐसा बंधन नहीं होगा। तो डिप्रेशन की स्टेट में आके अपना ख्याल रखना, जैसे अपनी हाइजीन का ख्याल रखना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, डेली रूटीन सेट करना, दूसरे लोगों से बातचीत करना, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, पानी ज़्यादा पिएं, खाने पीने का ख्याल रखें, नींद का ख्याल रखें। तो उसके बाद ग्रेजुअली एक ड्यूरेशन होती है, उसके बाद एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है। आप तस्लीम करना शुरू कर देते हैं कि वाकई वो एक मेरी लाइफ का हिस्सा था। फिर ग्रेसफुली आप जिंदगी में आगे की तरफ मूव कर जाते हैं कि वो रिश्ता पूरी ज़िंदगी नहीं था, वो एक छोटा सा चंक था, उसका पार्ट आपकी ज़िंदगी में बस इतना ही था, और इतना ही टाइम वो आपके साथ अच्छे तरीके से चल सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। तो जब ये एक्सेप्टेंस आपको आती है तो डेफिनेटली आपको एक मेंटल पीस भी डेवलप होता है, और इसके साथ आपको दिली सुकून, या जैसे आप कह रहे हैं कि कैसे भूल जाऊं, यानी फिर आप उस शख्स को ग्रेजुअली भूलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ वक्त के साथ साथ, और ये कुछ इंटेलेक्चुअल स्टेजेस हैं जिन्हें आप कवर करेंगे तो फिर ही एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे। और इंशाल्लाह अगर आप इसमें कोई दिक्कत महसूस करते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और नाजरीन, यहाँ पर मैं फिर आपको बताती चलूँ कि आपकी इस किस्म के प्रॉब्लम्स जो आपको अपने साथ या दूसरों के साथ रिश्तों को कायम करने में मुश्किलात का सामना करने देते हैं, तो फिर आप उन प्रॉब्लम्स को लिख भेजें हमें, हम इनको यहाँ डिस्कस करेंगे और आपको उनका राइट सलूशंस बताएंगे। अच्छा, मोहम्मद जावेद मिर्ज़ा साहब पूछना चाह रहे हैं कि
कैसे इंट्रोवर्ट पर्सन जो इनवर्ड लुकिंग पर्सन होता है उसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? कोई 2-3 जुमलों में बता दें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल। इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो अपने स्टांस में असर्टिव होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, लोगों से बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते, लेकिन उनके फ्रेंड्स ज़रूर होते हैं, थोड़े होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन में नहीं जाते, सोशलाइज नहीं करते। ये बेसिक हैं स्टेट्स जिनमें लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और अपनी ज़ात में थोड़े से मगन रहने वाले होते हैं। लेकिन ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी स्टाइल है। लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोग एम्बिवेलेंट होते हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो लोग ज़्यादा महदूद रहते हैं अपने तक, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो लोगों तक ज़्यादा महदूद रहते हैं, लोगों की तरफ ज़्यादा होते हैं। आउटवर्ट भी उन्हें कहते हैं और इन्हें इनवर्ट भी कहते हैं। और एम्बिवेलेंट वो होते हैं जो मिले जुले होते हैं, अगर बातचीत करने की है तो कर लेते हैं, अगर नहीं करने की तो नहीं करते, मीडियोकर से होते हैं, दोनों के बीच की कैटेगरी। अच्छा, एक सवाल जो मुझसे 2 व्यूवर्स ने यानी मुख्तलिफ अल्फाज में पूछा है, मैं आपको दोनों पढ़ के सुना देती हूँ क्योंकि कंटेंट जो है उसका यानी जवाब वो सेम ही बनता है। इरम बरनी साहिबा पूछती हैं कि बायोलॉजिकल रेगुलरिटी को मगरमच्छ के आंसू क्यों कहा जाता है? और इसी तरह फातिमा अजी साहिबा कहती हैं कि जो दिल में हो अगर हम वो 2 टोक कह दें तो फिर हमारे बारे में कहा जाता है कि बहुत मुंह फटे है। अब ये यानी अगर आप अपने ट्रू रिस्पॉन्सेस को बता देते हैं, बायोलॉजिकल रेगुलेटरी को करते हैं, तो लोग कहते हैं जी आप मगरमच्छ के आंसू या दिखावा कर रहे हैं या फिर आप बहुत मुंह फट हो गए। अब इसका क्या किया जाए? इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है। जब भी आपने किसी से बातचीत करनी है या अपने इमोशंस आपने एक्सप्रेस करने, अपनी फीलिंग्स बतानी है, तो आपने टाइम, प्लेस, पर्सन, मेथड 4 चीज़ों को याद रखना है। किस टाइम पे आप उस बंदे से बात कर रहे हैं, क्या वो रिसेप्टिव है और ये बात करने का टाइम है, वो किसी अपनी बारी में तो नहीं है। किस जगह पे खड़े होकर आप बात कर रहे हैं, सिचुएशन कैसी है, ऐसे तो नहीं कि वो खुद आए पर हैं, कोई पब्लिक प्लेस है या कोई ऐसी जगह है वहाँ पे वो बात सूटेबल नहीं है। और उसके बाद पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं, क्या वो अपनी इस लेवल पे है कि वो डायरेक्ट आपकी फीलिंग्स को सुन सके। और एंड पे मेथड कि किस तरीके से कह रहे हैं, क्या आप अपनी और दूसरे की रिस्पेक्ट को मेंटेन किए रखे हुए हैं, क्या जो आपका बात करने का तरीका उस वक्त आपके अपने इमोशंस कंट्रोल में है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक्सेस करते जा रहे हैं, एक ही चीज़ को बहुत बार रिपीट किए जा रहे हैं और डिफरेंट सिचुएशन में रिपीट किए जा रहे हैं जहाँ पे वो लिंक भी नहीं करती। तो टाइम, प्लेस, पर्सन, मेथड, इस फॉर्मूले को हमेशा माइंड में रखते हुए अपनी बातचीत करें। और जब आप कोई भी आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव बातचीत उस वक्त होती है जब इस फॉर्मूले को माइंड में रखते हुए की जाती है। तो आप जब इसके अकॉर्डिंग बातचीत करेंगे तो फिर आपके इमोशंस को कोई इनवैलिड नहीं करेगा, डेफिनेटली उसे एक्सेप्ट करेगा, उसे तस्लीम करेगा। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसके लिए। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे है, फातिमा अजी साहिबा पूछ रही हैं कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में बताएं। अब आपकी तो लिमिटेशंस है कि ना तो आप वाइफ हैं और ना ही अभी तक किसी के हस्बैंड, सो फिर भी एक माहिर नफ्सियात होने के हवाले से कुछ स्पाउसल रिलेशनशिप के बारे में बताएं। सवाल थोड़ा सा एम्बिगुअस है कि कम्युनिकेशन के हवाले से पूछना चाह रही हैं, जर्नल रिलेशन के हवाले से पूछना चाह रही हैं। कम्युनिकेशन के हवाले से अगर वो पूछना चाह रही हैं तो ये कम्युनिकेशन पे जो हम वैलिडेशन के प्रोग्राम्स करते हैं कि एक रिस्पेक्टफुल, असर्टिव, और जो अभी मैंने एक फार्मूला डिस्क्राइब किया ये इमोशंस, फीलिंग के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से है। अगर जर्नल रिलेशन की बात करें तो असर्टिव बेस पे, रिस्पेक्टफुल बेस पे एक रिलेशन है और विन विन स्टेट का रिलेशन है। इस रिश्ते में कोई ज़्यादा या कम नहीं है, कोई ऊपर या नीचे नहीं है, दोनों इक्वल हैं। हाँ, लेकिन ड्यूटीज़ दोनों की अलग अलग से हैं, रोल्स दोनों के अलग अलग से हैं। और जो स्पाउसल रिलेशन है इट इज़ टीम वर्क, हमेशा ये माइंड में रखें। ये रिश्ता एक टीम वर्क है जिसमें अगर एक एंड से या एक प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा तो दूसरा उसका काम करने की बजाय उसे अगर रियलाइज़ करवाता चले भी आप अपने हिस्से का काम इफेक्टिव वे में लेके चलते जाएं, लेकिन ये काम बड़ी रिस्पेक्ट के साथ होना चाहिए। और ऐसे ही जैसे हम टीम प्लेयर होते हैं आपस में और दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करते बल्कि अप्रिशिएट करते हुए एक अच्छा रिलेशन बनाते हुए आपस में, तो हम आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इस किस्म का एक हेल्दी सा रिलेशन। बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी आपसे, क्योंकि वाइफ आप कभी नहीं हो सकते और शौहर आप अभी तक नहीं है। लिहाजा अब मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाऊंगी। आखिरी सवाल है आज के प्रोग्राम का, जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये सवाल तकरीबन
हर प्रोग्राम में हमें कोई ना कोई व्यूवर ज़रूर पूछता है कि डिप्रेशन का फिर क्या किया जाए, डिप्रेशन हो जाए तो फिर कैसे हल किया जाए। जैसा कि बार बार मैं बात करता हूँ, जब हम सीज़न की बात करते हैं तो ये भी एक इफेक्ट है, बॉडी में विटामिन डी कमी होने की वजह से लो एनर्जी और सैडनेस एक्सपीरियंस होती है, और इस सैडनेस को ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के साथ रिलेट कर देती हैं। डिप्रेशन के सिम्टम्स में होता है कि आपकी भूख नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, वज़न डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, मोस्ट ऑफ डे आपका मूड लो रहना शुरू हो गया है, आपको डेली के फैसले लेने में डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको मूव करने में डिफ़िकल्टी आ रही है, इर्द गिर्द की हैप्पीनेस, आपको हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं हो रही, और आप में ज़िंदगी के बारे में ओरिएंटेशन बड़ी कम फील हो रही है। लेकिन कोई ऐसा 15 दिन के अंदर अंदर कोई ऐसा क्राइसिस ना हुआ हो पीछे कि जैसे कोई ग्रीफ की स्टेट में आप ना गए हों, और ये वाली अलामत आपको 15 दिन से एक्सपीरियंस हो रही हो, तो फिर आप डिप्रेशन की तरफ आते हैं। लेकिन अगर आप सैडनेस में हैं तो सिम्टम्स वाइज काम करना शुरू कर दें। नींद डिस्टर्ब है तो नींद के लिए प्रॉपर टाइम लें, नींद को बेहतर करें, स्लीप हाइजीन पढ़ें गूगल पे जाके, उनको इम्प्रोवाइज़ करें। मूड को बेहतर करने के लिए लो मूड को एंटरटेन नहीं करें, सिर्फ लो मूड को एक्सेप्ट करें और उसे पॉजिटिव करने की एफर्ट की तरफ जाएं, अपनी तारीफ़ करें, इन्वायरमेंट की तारीफ़ करें, वॉक एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, वाटर इनटेक ज़्यादा करना शुरू कर दें, धूप में थोड़ा सा रहें, लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाना शुरू कर दें। इनके ये सारे तरीके फॉलो करना शुरू कर दें। लेकिन फिर भी अगर आपको कमी फील होती है तो वक्त या ज़्यादा इंतज़ार किए बिना किसी भी करीबी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट की आप मदद ले सकती हैं। और मदद करना और मदद लेना एक बहुत ही अच्छा अमल है, और खुदा सिर्फ उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम में बिना किसी हेजिटेशन के मदद लें और विद इन डेज आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए। भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी आज अच्छे जवाबात भी दिए। यकीनन हमारे नाजरीन को बहुत सारी मदद का एहसास हुआ होगा, और मैं आज फिर ये ऑफ़र दोहराती चलूँ इस प्रोग्राम के आखिर में भी कि अपने मसाइल को कमेंट्स के ज़रिए लिख के भेज दीजिए, हम ज़रूर आपके मसाइल को हल करेंगे और आप तक सही सलूशंस जो हैं वो पहुँचाएँगे। इसी पैगाम के साथ कि अपना बहुत ख़याल रखें और मदद मांगते रहें और मदद देते रहें। अपना बहुत ख़याल रखें और हम दोनों को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।